हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर आज हम लोग 10.3 के कॉन्सेप्ट्स प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी एनसीईआरटी कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, सो प्रीवियसली 2 एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आपने रिलेटिवली जितने भी सारे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो 10.3 पे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, और ये एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट या एंटायर वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, जैसे कि प्रीवियस वन था 10.2 तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था हमारा। बट 10.3 इज रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, रिलेटिवली मतलब उसके रेस्पेक्ट में स्मॉल ही है। ठीक है, तो शुरू करेंगे गाइस। हाँ, तो पहले ये बात करेंगे कि भैया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाला है। एक छोटा सा माइंड मैप तो हमें पता रहे ना। हाँ, सो गाइस हम लोग 10.3, ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं भैया, मेनली डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आप याद करो बच्चों, क्या कि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, राइट। और अलजेब्रा के अंदर हमने बात करी थी कि भैया पहले हमने समझा वेक्टर क्या है, फिर हमने कहा भाई अलजेब्रा के अंदर हम लोग जोड़ घटा गुना पढ़ने वाले हैं। और गुना में भी हमने एक डॉट प्रोडक्ट बताया था आपको, जो कि हम लोग 10.3 के अंदर पढ़ेंगे, और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हम लोग 10.4 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है सर। बाकी हमने 10.2 में देखा ही है कि किस तरीके से दो वेक्टर को जोड़ते हैं, किस तरीके से दो वेक्टर को घटाते हैं, है ना। बाकी तमाम सारी बातें हमने वहां पे सीखी ही थी। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमें इस 10.3 एक्सरसाइज के अंदर सीखना है और इसी के ऊपर बेस्ड सम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जब हम समझेंगे तो उसी के फॉर्मूले से हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन डिराइव करेंगे, प्लस हमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, राइट। क्या पढ़ना है सर? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है सर। ठीक है सर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखना है। बाकी राइट है क्या, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो यही हमारा 10.3 का एक तरीके से माइंड मैप हो गया है। तो शुरू करेंगे भैया डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के साथ। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं अभी आपको। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, ठीक है भैया। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और अनदर वेक्टर ये कोई बी वेक्टर है और इसके बीच में लेट्स से थीटा एंगल है। ठीक है, इसके बीच में क्या है? एंगल थीटा है। तो कह रहा है कि ए डॉट बी, है ना, ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। दिस इज अवर डॉट प्रोडक्ट, है ना। यही क्या होती है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट होती है। ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा, है ना, कॉस थीटा, राइट है क्या। ये जो थीटा एंगल है बच्चों, राइट, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकती है और मैक्सिमम 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस दिन मान के चलिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और 180 डिग्री का एंगल हो गया और आप इससे ज्यादा एंगल बनाना चाह रहे हैं, मान लो आप बी वेक्टर को यहां से हटा के आप यहां ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कहां ले जाना चाह रहे हैं? यहां पे ले जाना चाह रहे हैं। तो आप 180 से ज्यादा एंगल की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो सर मैक्सिमम 180 रहेगा। तो मेरे भाई एक बात बताना, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप एंटी क्लॉकवाइज ही नापोगे। हम तो एंगल एज अ मैग्नीट्यूड नाप रहे हैं ना। तो अब ए और बी के बीच में ये वाला एंगल नाप लो, सो दैट इज थीटा। सो बेसिकली वी आर टेकिंग कि दो वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल 0 डिग्री एंड मैक्सिमम 180 डिग्री। ठीक है ना, 180 से ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ से नाप लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यही होता है डॉट प्रोडक्ट। मतलब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सिंपल इतना ही है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है,
अब इसी फॉर्मूले से हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस लिखनी पड़ेंगी, ऑब्जर्वेशंस, है ना, राइट है क्या। तो सारी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे और फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन करने के तरफ को चलेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है भैया? ऑब्जर्वेशन मतलब जो हमने देखा, है ना, ऑब्जर्व करना मतलब देखना। तो हम देखो क्या क्या देख रहे हैं, तो हमें क्या क्या दिख रहा है कि देखो मॉड ए भी एक नंबर होगा, मॉड बी भी एक नंबर होगा और कॉस थीटा भी एक नंबर देगा। तो 3 नंबर की मल्टीप्लीकेशन एक नंबर होगा। तो यानी कि पहली ऑब्जर्वेशन तो ये होगा कि ए डॉट बी एक नंबर होगा और नंबर को हम कहेंगे ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। भैया स्केलर क्या होता है? जिसमें सिर्फ नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये भी मॉड ए भी नंबर, मॉड बी भी नंबर और कॉस थीटा भी नंबर। तो तीनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन भी एक नंबर। क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बोलो। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे सर। सर एक बात बताइए, है ना, दूसरी ऑब्जर्वेशन कि अगर मैं ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए कर दूंगा तो क्या होगा? अब भी मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू इन दोनों के बीच में एंगल अब भी थीटा ही रहेगा। तो क्योंकि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल ही है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, है ना भाई। 3 नंबर्स को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ये क्वांटिटी इसके इक्वल ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब कि सेम ऑपरेशन में अगर दोनों टर्म्स की पोजीशन को हम लोग इंटरचेंज कर दें, बी डॉट ए और ए डॉट बी, तो आपस में तब भी इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन लिखवा दूं क्या सर? चलिए मान लीजिए, है ना, तीसरे नंबर की ऑब्जर्वेशन, मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल की रिक्वायरमेंट है, एंगल थीटा। तो है ना, अगर मुझे थीटा एंगल चाहिए बेसिकली, है ना, बेसिकली मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच में जो थीटा एंगल है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं कि कभी भी मुझे अगर एंगल चाहिए होगा तो मैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, राइट, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी कर सकता हूं, यानी कि मॉड ए मॉड बी को अपॉन में ले जा सकता हूं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या लगा सर, क्या कह रहे हो सर, एक ही फॉर्मूले में से कितनी सारी ऑब्जर्वेशन लिखोगे? अभी देखते रहो बेटा, बहुत सारी लिखूंगा, है ना, ठीक है। तो अगर कभी दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, है ना। तो वहीं से हम लोगों ने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। एक बार कॉस थीटा पता चल गया तो थीटा तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, है ना। अब जरा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लो ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो आपको भी पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब cos 90 की वैल्यू 0 होगी। तो इस हिसाब से तो a डॉट बी का वैल्यू, है ना, मॉड ए मॉड बी और cos 90, यानी कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इट इंप्लाइज थीटा अगर 90 डिग्री है तो a डॉट बी 0 होता है। या फिर हम लोग मोर प्रिसाइजली क्या बोल सकते हैं थीटा 90 की जगह, कि अगर a और b वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर a और b वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल और cos 90 होने की वजह से उनकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी 0, राइट है क्या भैया? ठीक है ना, एस थीटा आपका क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब इसी बात का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या मैं? कैसे? आपको भी पता है बच्चों कि आपके केस में भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जे कैप होता है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर के कैप होता है, और इनके बीच में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं आई जे और के बीच में। तो कल को आप मेरे को बोलोगे कि सर आई डॉट जे क्या होगा, तो मैं कहूंगा क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट, है ना,
इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा। कल को आप मेरे को बोलोगे जे डॉट के क्या होगा सर, तो मैं कहूंगा क्योंकि जे और के आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है आई और के परपेंडिकुलर है तो आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको ना, बात समझ में आ रही है सर, जल्दी से बताइएगा प्लीज, ठीक है। ये नीचे वाला बादल, नीचे वाला क्लाउड जो है थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है। क्लियर है क्या सर, आ रही है क्या बात समझ में? इतनी जानकारी नोट करिए, फिर थोड़ी सी और ऑब्जर्वेशंस लिखवाऊंगा, है ना। इस वाली ऑब्जर्वेशन को ना मैं इस वाली ऑब्जर्वेशन को इधर ले आता हूँ यार, है ना। हाँ चलो इधर ही रहने देते हैं, इधर ही रहने देते हैं, छोड़ो छोड़ो यार, पब्लिक नाराज हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। राइट है क्या, तो ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, थीटा निकालने के cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, है ना। अब जरा बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। ये मैं पार्टीशन भी कर दे रहा हूं सो दैट आप इनको मिक्स ना कर दें। फिर जो चौथे नंबर की ऑब्जर्वेशन है कि भैया अगर ए और बी परपेंडिकुलर हुए तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री होने की वजह से, ठीक है, ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। इस ज्ञान को हमने इस्तेमाल किया कि आई जे के भी तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब आई डॉट जे भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी 0 होगा। राइट है क्या, है ना। इतना समान और ज्ञान नोट कर लीजिए प्लीज। अब मैं आपको सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन और लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं, है ना। ज्यादा करवा दूंगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे, नाराज हो जाओगे मुझसे, है सर इतना प्रॉपर्टी काहे लिखवाए हो सर, हाँ हम बचपन के ऊपर जो है आप अत्याचार कर रहे हैं, हम सरकार से शिकायत करेंगे आपका कि बच्चों को जो है भारी भारी जो है सवाल कराते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या गाइस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इमेजिन अ सिचुएशन कि थीटा 0 डिग्री हो जाए। थीटा 0 डिग्री कब होता है, जब दो वेक्टर आपस में ही पैरेलल हैं। मान लो अगर मैं कहता हूं कि ए वेक्टर और ए वेक्टर का और ए वेक्टर का, देखिए अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लो अगर थीटा 0 डिग्री है, ऐसा कब होगा, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे ना, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे। पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं, जो कोलिनियर और सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। सो पैरेलल और कोलिनियर में क्या डिफरेंस है, कोलिनियर में तो एक लाइन के पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। देखिए कोलिनियर में तो क्या होता है कि एक लाइन के पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए, राइट है क्या, तो ये तो कोलिनियर हो गए। लेकिन अगर हम लोग पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, है ना। अगर आप मान लो इनको देखोगे तो ये दोनों पैरेलल नहीं कहलाएंगे, ये अभी कोलिनियर हैं, सिर्फ ये अभी सिर्फ कोलिनियर हैं, राइट। अगर आपको इनको पैरेलल बनाना है तो पैरेलल के लिए आपको दोनों सेम डायरेक्शन में चाहिए होंगे। सो खैर तभी 0 डिग्री एंगल बनेगा, राइट है क्या। अब इस फॉर्मूले में यानी कि ए डॉट बी में आप मॉड ए मॉड बी, राइट, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। अब ये ऑब्जर्वेशन ऐसे काम नहीं आती है, ऐसे काम नहीं आती है, राइट है क्या। ये इस तरीके से काम नहीं आती, ये कैसे काम आती है, ये ऐसे काम आती है कि 0 डिग्री की अगर बात ही कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर अपने साथ ही 0 डिग्री का एंगल तो बनाएगा, राइट है क्या। यानी कि एक वेक्टर अपने साथ ही की बात करूं मैं, ए वेक्टर है, राइट, और ये ए वेक्टर को अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको हल्का सा ऊपर को ले जाके, ठीक है। सो कैन यू फील नाउ कि भैया इनके बीच में तो 0 डिग्री का ही एंगल है, एकदम चिपके हुए हैं। सो अब हम ये जो दो वेक्टर्स हमने लिए हैं, राइट, इनको हम कह सकते हैं कि इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो ए डॉट ए एक्चुअली में मॉड ए इंटू कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो a डॉट ए आपको मॉड ए का स्क्वायर मिल जाएगा।
और ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, a डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, राइट। तो 0 डिग्री का एंगल तभी पॉसिबल है जब वेक्टर अपने साथ ही जो एंगल बना रहा है, राइट है क्या, तो ही 0 डिग्री अपन मानते हैं, ठीक है। सो ये ऑब्जर्वेशन हमें काम आती है, कैसे काम आती है बच्चों, कैसे काम आती है, देखिए अब इसका जो नेक्स्ट वर्जन है, तो ये ऑब्जर्वेशन ऐसे काम आती है, ये ऑब्जर्वेशन ऐसे काम आती है, राइट है क्या, ये ऑब्जर्वेशन ऐसे काम आती है कि मैं फिर ये कह सकता हूं कि आई कैप के साथ जो आई कैप है, राइट, वो अपने साथ ही 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आई डॉट आई को मैं मॉड आई कैप स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, और आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, सो आई डॉट आई मेरे पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि भैया जे डॉट जे का वैल्यू भी मेरे पास 1 हो जाएगा एंड के डॉट के का वैल्यू भी मेरे पास 1 हो जाएगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको काम आने वाली है, ठीक है। अभी ऐसा हो सकता है कि ये आपको जब आप पूरा का पूरा लिख लेंगे पेज पे, तो ऐसा हो सकता है कि अभी एकदम से पेज पलटने के बाद आपको याद ना रहे, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जैसे ही हम इन पे क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, वैसे ही ये चीजें हम रिकॉल करना शुरू कर देंगे और सब कुछ फिर आपको याद हो जाएगा, राइट। फिर हम लोग थोड़े और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर है क्या, राइट है क्या। लेकिन अभी इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं कि 30-40% चीजें आपको क्लियर होंगी, और उतनी ही चाहिए हमें क्लियरिटी क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग क्लैरिटी तो क्वेश्चंस करने के बाद आएगी। तो गाइस प्लीज फटाफट से पूरा का पूरा नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे थ्योरेटिकली तो चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, पर ये कैसे याद होगा, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये काफी सारे सवाल हमारे मन में रह जाते हैं। तो वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फटाफट से नोट करिएगा बच्चों प्लीज, इतना मैं पानी पी लेता हूं। वंडरफुल चले क्या गाइस, चलिए। तो ये पूरा नोट कर लिया अगर आपने, तो अब एक छोटी सी बात, ये 7 ऑब्जर्वेशन यहां लिखवा दी थी, अब एक छोटी सी बात हम लोग यहां पे लिखेंगे, राइट है क्या। ये छोटी सी बात आपको ये सिखा रहा हूं मैं कि डॉट प्रोडक्ट कब, जब वेक्टर्स गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर्स गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, जब दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हों, उस टाइम पे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं सर। मान लीजिए गिवन है हमें दो वेक्टर्स, एक तो है ए वेक्टर, इट इज a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, एंड मान लीजिए हमारे पास दूसरा जो वेक्टर है बी वेक्टर है, और ये है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो a डॉट बी अगर मैं करता हूं बच्चों, राइट है क्या, सो a डॉट बी कैसे होगा, है ना, a डॉट बी कैसे होगा। सो आई कैप के कंपोनेंट का आई कैप के कंपोनेंट में मल्टीप्लीकेशन होगा, a1 a2 प्लस जे कैप के कंपोनेंट का इंक्लूडिंग साइन, है ना, साइन भी इंक्लूड करना है, जे कैप के कंपोनेंट का जे कैप के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन, सो प्लस b1 b2 प्लस के कैप के कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन के कैप के कंपोनेंट के साथ, यानी कि c1 c2। ऐसे करके हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, जब दो वेक्टर्स हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हों, ठीक है बच्चों, राइट है क्या। बाकी इसके अलावा जो हमारे अलजेब्रिक लॉज हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब कि भाई बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में हम क्या करते थे, हम ये करते थे ना
एलजेब्रा में, सिंपल प्लेन एलजेब्रा में अपन क्या करते थे कि x इंटू वाई प्लस जेड का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे, x की y में मल्टीप्लीकेशन होती थी प्लस x की z में होती थी, राइट है क्या। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो अगर मुझे a डॉट बी वेक्टर प्लस है या माइनस है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, b वेक्टर प्लस या माइनस है ना, c वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन ऐसी होगी डिस्ट्रीब्यूटिविटी a डॉट b, ठीक है, प्लस या माइनस का साइन जो भी होगा उसको लिख देंगे, और a डॉट c। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी हम ऐसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में इतना ज्ञान बहुत है, बहुत इनफ। फटाफट से इसको नोट करिएगा और उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। ठीक है क्या मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए ना। दूल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे तो। जूते तो ऐसे मांग रहा है जैसे दूल्हे का दिमाग जूते में है। अरे मेरे भाई क्यों मांग रहा है, ले आने दे भाई, हैं पहले से 2 जोड़ी जूते लेके जाया करो ना शादी में, पता ही है एक चोरी होगा तो दूसरा होना चाहिए। यार कितने क्या बेवकूफ़ी चल रही है यार, है ना। 2000 के जूते के 5100 रुपये दे के और तुझसे 2000 का जूता लेते हैं। ले जाओ सालियों, ले जाओ आप जूते ले जाओ। हमारे पास दूसरा जोड़ा है, मीशो जिंदाबाद। ठीक है, चलिए गाइस आगे चले गया। चलिए तो सवाल करें क्या, सवाल करते हैं। कह रहा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बताओ। अब जो चीजें आपने नोट करी है ना उनको रेफर कर करके हम सवाल सॉल्व करेंगे ना। फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, तो पहले तो इन वेक्टर्स को लेट कर लो सर, कि लेट ये वाला तो हम ए बोल देंगे एंड लेट ये वाला हम लोग बी वेक्टर बोल देंगे, ठीक है भैया। ओके, एंगल चाहिए सर, तो एंगल के लिए सर हमने क्या फॉर्मूला बता रखा है आपको, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी, है ना। पहले हम बोल देंगे कि लेट, हम ये भी बोल देंगे कि लेट थीटा बी एंगल, है ना, ये सब बकवासबाजी लिखनी पड़ती है थोड़ी सी ना। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यानी कि ए और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है ना। या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप एक फिगर बना के शो कर दो कि भाई हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा लेट किया है। तो या तो ये वाली बात लिख दोगे या फिगर बना के ऐसे बता दोगे कि भाई थीटा लेट किया है। सो कॉस थीटा सर कितना होगा, इट इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओ हो। अब सर जी हमें 3 काम करने हैं, यानी कि हमें ए डॉट बी भी चाहिए, मॉड ए भी चाहिए, मॉड बी भी चाहिए, राइट है क्या सर। आओ जरा सर करते हैं। अब सबसे पहले ए डॉट बी निकालिए सर। ए डॉट बी निकालना आपको कैसे सिखाया है, आई कैप का कंपोनेंट 1 है यहाँ पे, तो 1, और यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट 3 है, तो 1 इंटू 3 3 प्लस जे कैप का कंपोनेंट -2 है और यहाँ पे भी -2 है, तो -2 इंटू -2 प्लस का 4 प्लस के कैप का कंपोनेंट यहाँ 3 है और यहाँ पे +1 है, तो 3 इंटू 1 3, तो 4 3 7 3 10, ठीक है भैया। अच्छा मॉड ए निकालेंगे सर, मॉड ए कितना होगा सर, इट इज 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो √14। और मॉड बी निकालेंगे सर, इट इज 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये भी √14 ही आ जाएगा। सो आइए जरा कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं सर। तो ए डॉट बी का वैल्यू 10 आ गया है, मॉड ए का वैल्यू √14 है सर, और मॉड बी का वैल्यू √14 है, तो यानी कि इट इज 10 अपॉन 14, यानी कि 2 पंजे 10 2 सत्ते 14,
थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 5/7। ठीक है, सो कोई हमसे एंगल पूछेगा तो सर एंगल क्या है सर, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। आसान सवाल था, ठीक है। क्या हम अप्लाई करना सीख रहे हैं चीजों को? क्या ये सच में आसान था? यस, मैं कह रहा था, मैं डे 1 से कह रहा हूं भाई वेक्टर आसान है ब्रो, वेक्टर सुपर सुपर इजी है ब्रो, कह रहा था ना मैं। ऐसा ही है ये। एक और प्रश्न करें क्या? चलें, बहुत अच्छी बात है। चलिए सवाल, अगला सवाल करते हैं, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। आपने वो देखा, प्रोजेक्टर्स देखे स्कूल वगैरह में? प्रोजेक्टर्स क्या करते हैं? बीम छोड़ते हैं, है ना, लाइट बीम्स छोड़ते हैं, है ना। तो यहां पे क्या, कौन कौन लाइट छोड़ रहा है? तो देखते हैं। देखिए वो कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, है ना। सो हम प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर की बात करते हैं। अब देखिएगा जरा बहुत ध्यान से, लेट्स से ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। अब अगर बच्चों ऊपर से एक लाइट बीम आ रही है, राइट है क्या, तो ए वेक्टर की परछाई बी वेक्टर पे कुछ ऐसे पड़ेगी ना, कुछ ऐसे ही पड़ेगी क्या? ए वेक्टर की परछाई बी वेक्टर पे कुछ ऐसे पड़ेगी, ये राइट है क्या। इस लंबाई को ये लंबाई जो है ना, दिस लेंथ, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन। किसका? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस वेक्टर पे? बी वेक्टर पे। और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। सिंपल फॉर्मूला क्या? अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको बी वेक्टर पे निकालना है तो आप ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ? बी कैप के साथ, बी के यूनिट वेक्टर के साथ। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है भाई? पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए डॉट बी कैप, सिंपल एज दैट। ठीक है ना। अब इसको हम जितना ज्यादा एक्सपैंड कर लें, मान लो अब कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है कि सर बी कैप को तो आप बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड के तौर पे लिख दो, राइट है क्या। ऐसे भी लिख सकता है कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के तौर पे लिख सकता है ना। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बट द मेन फॉर्मूला इज बच्चों दिस पर्टिकुलर लेंथ, है ना। मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है, राइट है क्या। अच्छा, आजकल एक नया पैटर्न क्या चला है, नया ट्रेंड क्या चला है? नया ट्रेंड ये चला है मेरे भाई कि वो लोग आजकल एग्जाम में एक नए तरह का क्वेश्चन पूछने लगे, राइट है क्या। नए तरीके का क्वेश्चन पूछने लगे। नए तरीके का क्वेश्चन क्या पूछने लगे भैया? वो एक्चुअल में प्रोजेक्शन, तो ये लेंथ हो गई, है ना। इस लंबाई को तो हम लोग प्रोजेक्शन बोल रहे हैं ना भैया, इस लंबाई को अपन प्रोजेक्शन बोल रहे हैं ना। ये जो लंबाई है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो लंबाई है, राइट, इसको तो हम इस लेंथ को तो हम क्या बोल रहे हैं? इस लेंथ को हम लोग प्रोजेक्शन बोल रहे हैं ना, इस लंबाई को। लेकिन वो आजकल प्रोजेक्शन की जगह प्रोजेक्शन वेक्टर पूछने लगे। वो क्या पूछने लगे? वो प्रोजेक्शन की जगह प्रोजेक्शन वेक्टर पूछने लगे। तो देखिए, प्रोजेक्शन वेक्टर का क्या करोगे आप? प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे बनाओगे आप? प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? बेसिकली वो ये वाला वेक्टर पूछ रहा है आपसे, है ना। तो लेंथ तो हमें मैग्नीट्यूड दे देती है, तो मैग्नीट्यूड तो उसने हमें दे दिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमें एक नंबर मिलता है, वो नंबर हमारा मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन आपको भी पता है कि ये तो मैग्नीट्यूड है, और अगर मुझे इस डायरेक्शन में इस मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए
तो मैग्नीट्यूड के साथ मुझे फिर बी वेक्टर की डायरेक्शन चुरानी पड़ेगी, और बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी, बी कैप से। तो हम अल्टीमेटली क्या कर देते हैं बच्चों, हम इसमें अल्टीमेटली क्या कर देते हैं, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो मैं ए डॉट बी कैप करके तो मुझे लंबाई मिल जाती है ना, लंबाई मिल जाती है, ये लेंथ मिल जाती है। लेकिन मुझे अगर इसका वेक्टर बनाना है वी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन चुरानी पड़ेगी, यानी कि एक बी कैप से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास एक प्रोजेक्शन वेक्टर आता है। राइट है क्या, तब जाके मुझे एक क्या आ जाता है, प्रोजेक्शन वेक्टर आ जाता है। ठीक है, सो ये भी आजकल एक बहुत अच्छे तरीके का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है ना, तो प्रोजेक्शन में और प्रोजेक्शन वेक्टर में क्या फर्क है, प्रोजेक्शन सिंपल लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड आएगा, एक नंबर आएगा आंसर, और प्रोजेक्शन वेक्टर में हमें क्या करना पड़ता है कि भैया इसी लेंथ में बी कैप की मल्टीप्लाई और कर दो, तो हमारे पास प्रोजेक्शन वेक्टर आ जाता है। अब यहां पे एक चीज बहुत बढ़िया और सिखा रहा हूं, ठीक है, क्या बहुत बढ़िया, कहने लगा सर सारी चीज अभी सिखा दोगे क्या, यस। अब देखिए, जब आप इन फॉर्मूलों को खोलते हैं बच्चों, राइट है क्या, जब आप इन फॉर्मूलों को खोलते हैं तो आपको एक चीज और समझ में आएगी कि ए डॉट बी को मैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूं और अपॉन मॉड बी। तो यानी कि प्रोजेक्शन लेंथ निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, मॉड ए कॉस थीटा, और जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप पता नहीं कितनी हजारों बार इस लेंथ को, है ना, मान लो ये लेंथ आपकी एल होती तो एल कॉस थीटा करके लिखते हुए आए हो, मान लो ये दिस एंगल इज थीटा, मान लो अगर कभी भी ये लाइन एल लेंथ है ना, देखिएगा जरा, अगर हाइपोटेन्यूज एल है तो बेस आपका मान लो थीटा एंगल है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर एल हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों, क्या होता है, एक रिजोल्यूशन सिखा रहा हूं मैं आपको, अगर एल आपका हाइपोटेन्यूज होता है और बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो बेस की लंबाई हो जाती है एल कॉस थीटा और परपेंडिकुलर की लंबाई हो जाती है एल साइन थीटा। ये एक बहुत पुराना ज्ञान है ना, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं भी जानते होंगे उनको मैंने बता दिया। तो उस हिसाब से भी देखें तो ये वेक्टर अगर ए वेक्टर है, राइट, तो इसकी लंबाई तो मॉड ए हो जाएगी, और मॉड ए कॉस थीटा डेफिनेटली मेरे को बेस की लंबाई देगा, है ना, बेस की लेंथ देगा, तो मॉड ए कॉस थीटा, राइट है क्या। तो इस हिसाब से भी इसको रफ में एक तरफ नोट, मतलब इसको नोट कर ले साइड में, है ना, इसको साइड में नोट कर लें, क्योंकि मैं अब इसको मिटा रहा हूं, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, चलिए मैंने मिटा दिया। अब जरा बात समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा था, इस फॉर्मूले से हमें क्या फायदा हुआ कि कल को एक सवाल पूछ लेते हैं वो कभी कभी कि कब प्रोजेक्शन जीरो होगा, कब प्रोजेक्शन जीरो होता है, तो भैया जीरो तो कब होगा प्रोजेक्शन, कब प्रोजेक्शन जीरो होगा, जीरो प्रोजेक्शन कब होता है भैया, जब ये ए वेक्टर एक्चुअली में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा। और वैसे भी देखो लंबाई पढ़ने पे सिर्फ एक बारीक सा डॉट दिखाई देगा, मतलब अगर ये वेक्टर ए वेक्टर होता तो अब ये बी वेक्टर पे परछाई के नाम पे एक सिंपल सा धब्बा देता, डॉट देता, राइट है क्या। तो कब प्रोजेक्शन जीरो होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, राइट है क्या। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको देखो टोटल कितनी बातें सिखाई हैं, मैंने आपको पहले प्रोजेक्शन वाली बात सिखाई कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या होता है, ए वेक्टर की परछाई यानी कि ये लंबाई, इस लंबाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल ए डॉट बी कैप से, उसी को फर्दर एक्सपेंड कर करके हम लोग आगे भी फॉर्मूला लिया है, ठीक है। फिर मैंने एक चीज सिखाई आपको कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, तो इसी लंबाई में बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोजेक्शन वेक्टर मिल जाएगा हमें ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। फिर तीसरी बात मैंने आपको यह बताई है कि कभी वो ये भी पूछ लेते हैं कि किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन जीरो कब होता है, जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये तीनों बातें आपको बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ में आ गई क्या, है ना, तो फटाफट से नोट करिएगा बच्चों प्लीज।
नोट करिए सर। अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम सिर्फ मतलब अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट से पूरा हो चुका। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट्स में कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलें क्या भैया? चलिए तो सवालों पे चलते हैं, उनके जवाबों के लिए। चलिए, तो वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए उसको हमने ए मान लिया है ना, लेट्स से ये ए। कह रहा है इस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए किस पे, इस वाले पे, तो इसको हमने बी वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो आपको भी पता है बच्चों कि कभी भी अगर वो प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो देखिए उसने सिर्फ प्रोजेक्शन पूछा है, प्रोजेक्शन मतलब लंबाई। अगर वो बोलता फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर तो फिर वो प्रोजेक्शन वेक्टर पूछता, वो अलग बात होती। इसने सिर्फ क्या पूछा है, प्रोजेक्शन पूछा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का सिंपल फॉर्मूला क्या लिखवा रखा है, ए डॉट बी कैप। ठीक है, राइट है क्या? अब ए डॉट बी कैप का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है सर हमारे पास, आई प्लस 3j प्लस 7k कैप डॉट प्रोडक्ट विद द बी वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस का 8k कैप, राइट, अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो यानी कि इसी वाले का, सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64। ओ मेरे भाई, ओके। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये आई कैप का कंपोनेंट 1 है तो 1 इंटू 7 7, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 7 इंटू 8 56 अपॉन अंडर रूट 50 और 64 है ना, कितना हो जाएगा भैया, 6 5 11 114 रूट 114। ठीक है, सो गाइस ये कितना हो जाएगा, 56 और 7 63, 63 माइनस 3 यानी कि 60, तो 60 अपॉन रूट 114 114 का कुछ बन सकता है कि भैया अगर 2 से डिवाइड करें तो, ठीक है, इट्स 2 पंजे 10 और 2 7 14 ना, प्राइम नंबर आ जाएगा। सो 60 अपॉन रूट 114 ये एक्चुअली में प्रोजेक्शन है ना, मिल गया हमें ना। प्रोजेक्शन क्या होती है, इट्स अ लेंथ, इट्स अ लेंथ। क्लियर है क्या, वंडरफुल है क्या, जल्दी से बताइएगा। तो लेंथ के आगे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, यूनिट्स लिखते हैं। 60 अपॉन रूट 114 यूनिट्स। क्लियर है क्या, राइट है क्या, बहुत बढ़िया। ओके, चलें आगे, है ना, राइट है क्या, ओके। और अगर कभी गलती से वो आपसे क्या पूछ लेता, प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ लेता ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, आजकल आ रहे हैं पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चन, तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, लंबाई तो यही वाली इस्तेमाल कर लेंगे, है ना भाई। बेसिकली फॉर्मूला होता है ए डॉट बी कैप, इससे तो लंबाई आ जाएगी, इनटू बी कैप, है ना भैया। प्रोजेक्शन से तो आपको लंबाई मिल जाती है, तो ए डॉट बी कैप से तो लंबाई मिल गई, इनटू किस वेक्टर पे चाहिए, बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए था, सो इनटू बी कैप। ठीक है, सो अब ये लंबाई तो आपके पास पता चल गई, 60 अपॉन रूट 114, तो ये तो ए डॉट बी कैप की वैल्यू होगी। और बी यूनिट वेक्टर तो आप ले ही लोगे, बी यूनिट वेक्टर कितना होगा भैया, देखिए इस यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी वेक्टर कितना है, 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि अगेन रूट 114 है। ठीक है, क्लियर है क्या।
सो ऐसे करके आपके पास प्रोजेक्शन वेक्टर आ जाता, ठीक है। तो ये क्वांटिटी एक्चुअली आप ऐसे लिख सकते थे 60 अपॉन रूट ये रूट 114 इंटू रूट 114 114 हो जाएगा, तो 7 i कैप माइनस j कैप प्लस 8 k कैप, ठीक है। और इसको आप काट भी सकते हो 30 और 57 टाइम्स, तो 30 अपॉन 57, ये प्रोजेक्शन वेक्टर हो जाएगा। तो दोनों चीजें मैंने आपको निकाल के दिखा दी बच्चों, है ना। जो भी आपसे एग्जाम में पूछे आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। आ रही हैं भाई समझ में चीजें? दादा देखो 12वीं क्लास में हो, ये सब तो आपको समझ में आना ही चाहिए, इतना सामान तो, अदरवाइज कैसे काम चलेगा सर, है ना। लगा सर गलती कर दी मैथ्स ले गए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने मैथ्स लिए ना, मैंने कभी उसको जिंदगी से हारते हुए नहीं देखा है, क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करके आया है ना कि वो लाइफ को समझ ही जाता है कि लाइफ इज ऑल्सो अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। हो जाएगा यार, ठीक है। जिंदगी इज नॉट दैट टफ इफ योर एटीट्यूड इज राइट। सारा गेम एटीट्यूड का है, ठीक है सर। चले क्या आगे? जल्दी से बोल दो ना। चलिए, तो एक सवाल और हो जाए, है ना। देखिए सवाल जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट हमने तमाम तरीके के सीखे हैं, जैसे वो 7 ऑब्जर्वेशन सीखी थी, है ना, डॉट प्रोडक्ट की, फिर प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर अगर वेक्टर कंपोनेंट में अगर कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर दे रखे हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, तो जो सारी बातें सिखाई हैं धीरे धीरे वो अप्लाई हो रही हैं, तो ही तो मज़ा आ रहा है ना। यस, चलिए तो ये सवाल करेंगे भैया हम लोग, ठीक है। कह रहा फाइंड मॉड ए एंड मॉड बी, है ना, ये सब हमें निकालना है। कह रहा इफ a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज 8 एंड मॉड a इज इक्वल टू 8 मॉड b। तो देखिए a डॉट a होगा, फिर a डॉट b होगा, फिर b डॉट a होगा, और फिर b डॉट b होगा, है ना। अब ये वैल्यू 8 के इक्वल दे रखी है। अब इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दो बातों का ज्ञान दे रहा हूं। एक तो आपको पता है कि a डॉट b और b डॉट a कॉम्यूटेटिव होते हैं, मतलब ये इक्वल होते हैं। तो क्योंकि a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं बट अपोजिट है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो आप काट सकते हो। दूसरी बात, आपको भी पता है कि a डॉट a मॉड a स्क्वायर होता है। अरे 0 डिग्री का एंगल जरा चेक करो, यही तो लिखवाया था। तो a डॉट a मॉड a स्क्वायर हो जाएगा, और सिमिलरली b डॉट b मॉड b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। नाउ हम क्या जानते हैं, गिवन क्या है, गिवन है मॉड a का वैल्यू 8 मॉड b के बराबर। तो पुट कर देंगे भैया, पुट कर देंगे। सो पुट करेंगे तो मॉड a का वैल्यू 8 मॉड b के बराबर, तो 8 मॉड b का, भैया मॉड a की जगह हमने 8 मॉड b लिखा और मॉड a का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस मॉड b स्क्वायर। सो 64 मॉड b स्क्वायर माइनस 1 मॉड b स्क्वायर बराबर 8। सो मॉड b यानी कि 63 मॉड b स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा ना। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 60 भाई 64 में से कोई एक क्वांटिटी घटा रहे हो तो 63 रह जाएगा ना। सो 63 मॉड b स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। ये सारा का सारा हमारे पास वैल्यू आ गया। अब देखो जब वैल्यूज, अभी हमारे को कभी भी मैथ्स में ऐसी वैल्यू मिलने लगती है ना कि जैसे मॉड b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 8/63 मिल गया, राइट है क्या। सो मॉड b कितना होगा भैया, भैया इसका स्क्वायर रूट, अच्छा 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, ठीक है। सो ऊपर तो आ जाएगा 2√2 और नीचे आ जाएगा √63, ठीक है। क्लियर है क्या। यहां पे प्लस माइनस का सिचुएशन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। अच्छा एक बार अपने पास मॉड भी आया तो इट इंप्लाइज मॉड ए कितना है वो आपको पता ही है, कितना होगा सर,
मॉड ए तो 8 मॉड बी हो जाएगा, तो 8 मॉड बी, तो इसका मतलब 8 और मॉड बी का वैल्यू कितना है भैया? मॉड बी का वैल्यू है 2√2 अपॉन √63, सो 16√2 अपॉन √63 हमारा क्या आ जाएगा? मॉड ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ऐसे आंसर अगर आ जाएं कभी, तो भाई साहब डरने का नहीं होता है ना, कि सर ये तो देखो ना सर, ये तो ऐसे फ्रैक्शन में आंसर आ गए सर। ठीक है, कभी कभी डरने का नहीं है बच्चों, है ना, डरने का नहीं है। ऐसे आंसर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं उनको एक्सेप्ट करने का, है ना। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप्स चेक कर सकते हो कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं करी है किसी जगह पे। राइट है क्या? जल्दी से बोलो, जल्दी से बता दीजिए सर। ठीक है, चलिए, तो नोट कर सकते हैं आप इसको, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। ठीक है, कुछ बच्चों को क्वेश्चंस बिल्कुल पसंद नहीं होते, बिल्कुल पसंद नहीं होते। क्यों? उसका एक सिंपल रीजन है कि बच्चों को सिर्फ थ्योरी अच्छी लगती है, छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस होने चाहिए, दैट्स इट। लेकिन उससे भाई आपके नंबर नहीं आएंगे और आप मेंटली ग्रो भी नहीं करेंगे। लाइफ में हल्की हल्की चीजें अगर करनी है तो बढ़िया है, मजदूरी करो, ईंट उठा उठा के फेंको। बट कुछ भी इंटेलेक्चुअली अच्छा करना है, यू हैव टू पुश हार्ड, है ना। थोड़ा तो इस पे जोर दोगे ना, है ना। और इस पे जहां जोर पड़ता है लोग भागने लगते हैं। अरे भाई, जैसे ये जीभ बनाई है उसका 100% इस्तेमाल कर रहे हो आप, है ना, चाटने में, बोलने में फुल इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका 1% तो कर लो। 1% में जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, बहुत बढ़िया। चलिए, कहेंगे सर आप बहुत ज्ञान देते हो सर। चलें भैया, आगे चलेंगे। वंडरफुल क्वेश्चन। ओके, ट्राई करते हैं इस सवालों को, सवालों नहीं, सवाल। क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इस तरीके से हैं कि सच डेट ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, ये गिवन है भैया आपको। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड लैम्डा की वैल्यू। तो ये देखिए, ये तो बड़ा आसान काम है बच्चों, नहीं है क्या आसान काम? भाई एक बात बताओ, अगर a प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहली बात तो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो इट इंप्लाइज उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भैया? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यही काम करते हैं। ए वेक्टर क्या है भैया हमारे पास? इट इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इट्स माइनस i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और इसकी डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ 3i कैप प्लस j कैप। अच्छा, इसमें k कैप का कंपोनेंट नहीं है बच्चों सी वेक्टर में, तो अपन 0k कैप भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है ना। मैंने कुछ नहीं करा, a b और c का वैल्यू रख दिया। अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो देखिए ये 2 और ये माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप हो जाएगा। फिर ये 2 और प्लस 2 लैम्डा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप हो जाएगा, और प्लस 3 और प्लस लैम्डा, तो प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप हो जाएगा। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम हुआ है ना, जैसे मैंने किया तो प्रॉब्लम हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई कर करके आई कैप वाले आई कैप के साथ जोड़ दो, जे कैप वाले जे कैप के साथ जोड़ दो, के कैप वाले के कैप के साथ जोड़ दो, तो यही आएगा, है ना, यही आएगा। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है? 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? आई कैप वाले कंपोनेंट की आई कैप से मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 माइनस लैम्डा
प्लस जे कैप वाले कंपोनेंट की जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 2 लैम्डा इंटू 1 यानी कि एज इट इज रहेगा, प्लस के कैप वाले कंपोनेंट की के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, के कैप के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। सो नाउ गाइस व्हाट विल हैपन, काउंट कर रहा है भैया बार बार फोन, ठीक है। अब देखिएगा 3 × 2 = 6 -3 लैम्डा प्लस 2 + 2 लैम्डा बराबर 0। तो भाई साहब लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 और 2 8 और -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा यानी कि माइनस का लैम्डा, इट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू 8 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बता दीजिए सर, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू 8 आ जाएगा। वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपने अक्सर करके नोटिस किया होगा, जब मैं पढ़ाता हूं तो बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाता होगा और उसमें मजा भी आता होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब जैसे ही मैं क्वेश्चन लेके आऊं आप पॉज करो, उस क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट तक उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि जब जब आप कोशिश करोगे, इट्स लाइक कि जब जब हम कोशिश करते हैं तो कोशिश से कुछ ना कुछ हल तो निकलता है। एटलीस्ट एक सोचने की जो हमारी पावर है वो बढ़ती है, और वो पावर धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि हमें जो सॉल्यूशन है उसकी एक डायरेक्शन दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हो सके तो जब जैसे ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और एक फ्लो बन गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वैसे ही अगला क्वेश्चन आए तो एक बार वीडियो को पॉज किया और उसे सॉल्व करने की कोशिश किया। जब इंटरैक्टिव होकर आप पढ़ोगे, है ना, पार्टिसिपेट करके पढ़ोगे तो मजा आएगा भाई साहब, ठीक है। आगे चलेंगे सर, तो लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलें, नहीं चलें, नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं भाई। अगर आपने कह दिया है तो कहेंगे सर आपके कहने से और हमारे कहने से रुक जाओगे क्या आप, आपको तो जो कराना है आप कराओगे। खैर एनीवेज, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग 2-1 क्वेश्चन और करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे मूव करेंगे। 2-1 क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करने का ट्राई करो। चलिए स्टूडेंट्स, तो 5th क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट। कह रहा है इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, तो मतलब गिवन क्या है आपके पास कि ए बी और सी तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं, तो तीनों के मैग्नीट्यूड ही क्या रहेंगे भैया, 1 यूनिट्स रहेंगे। कह रहा कि सच दैट, अच्छा एक तो ये गिवन कंडीशन है और दूसरी कंडीशन क्या है भैया, ठीक है, एक तो ये गिवन कंडीशन है ना, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हिच इज गिवन टू अस। दूसरी गिवन कंडीशन क्या है भैया कि a + b + c वेक्टर का वैल्यू 0 वेक्टर है। तो कह रहा है आपसे क्या निकालना है सर आपको, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है आपको, a.b + b.c + c.a, इसका वैल्यू सर आपको निकालना है। इसका वैल्यू आपको निकालना है। निकाल दोगे क्या, कैसे निकलेगा। अब यहां पे एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जो चीज है वो काम आती है हमारे, कि ए वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मॉड ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। सो इसी जानकारी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे, देखिए भैया, a + b + c वेक्टर का उसी के साथ अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a.b क्वांटिटी तभी आएगी जब हम लोग बेसिकली a + b + c की a + b + c, भाई ये दोनों क्वांटिटीज एक्चुअल में ये जो तीनों जो टर्म्स हैं ये a + b + c के होल स्क्वायर में ही आती हैं। 2ab, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये तीनों जो टर्म्स हैं
वो एक्चुअली a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर करने पाएंगे, तो वहां से हमें आइडिया आया। और a प्लस बी प्लस सी इनका जो वैल्यू है वो 0.0, तो 0.0 इट इज मॉड 0 वेक्टर का स्क्वायर, और मॉड 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो उसका स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, सो इट विल बी 0। राइट है क्या बच्चों? चलिए अब क्या होगा, a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट a मॉड a, राइट है क्या? तो a मॉड a डॉट a है ना, सॉरी देखिए बहुत ध्यान से, ये जो अभी मैंने चीज मिटाई है तो समझिएगा, a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, a डॉट a यानी कि मॉड a स्क्वायर, सीधा लिख दूं क्या, a डॉट a इज मॉड a स्क्वायर, राइट है क्या, प्लस a डॉट b और प्लस a डॉट c, ठीक है सर, ऐसा ही होगा क्या, राइट, प्लस आगे क्या होगा, अब इसको हटा रहा हूं, अब a से तो सारी मल्टीप्लाई होगी, अब नाउ b डॉट a, ठीक है, प्लस b डॉट b को मैं मॉड b स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस b डॉट c, ठीक है, प्लस नाउ c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c इज इक्वल टू 0। अच्छा c डॉट c को मैं मॉड c स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या होगा सर, कि मॉड a का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और a डॉट b और b डॉट a ये दोनों इक्वल होता है, तो इसको मैं 2a डॉट b लिख सकता हूं क्या, ठीक है, फिर a डॉट c और c डॉट a इनको मैं बेसिकली c डॉट a लिख सकता हूं क्या, भाई समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मॉड a का स्क्वायर, मॉड a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। चलिए ऐसी मॉड b का स्क्वायर, मॉड b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर मॉड c का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए a डॉट b और b डॉट a ये दोनों इक्वल क्वांटिटी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ a डॉट b, फिर b डॉट c और c डॉट b इक्वल क्वांटिटी है, तो ट्वाइस ऑफ b डॉट c लिख सकता हूं, और a डॉट c और c डॉट a इक्वल क्वांटिटी है, तो ट्वाइस ऑफ c डॉट a लिख सकता हूं, एंड इसकी वैल्यू कितनी है भैया, 0 के इक्वल। सो देखिए 1 2 3 ये उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और यहां पे 2 कॉमन लूंगा तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, और ये 2 जो है भैया हमारे पास नीचे आ जाएगा, सो माइनस का 3/2। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा प्लीज, ठीक है, राइट है क्या, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर, जल्दी से बताइएगा प्लीज, बहुत बढ़िया, तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में मेजरली जो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जस्ट 1 और 2 मोर क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट विल बी ओवर, है ना, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। तो ये सवाल करते हैं और फिर एक सवाल और करेंगे, दैट्स इट। कह रहा है कि ए बी और सी को कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने हैं। कभी भी जिंदगी में 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का क्या तरीका हो सकता है, आओ जरा मैं बताता हूं आपको। a 0.127 है, b 0.263 है, एंड c 0.310 - 1 है। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, राइट, ए बी एंड सी, ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स है ना, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमें शो करना है ना। कोलिनियर मतलब एक लाइन के अलोंग। मैंने क्या जुगाड़ देखा, मैंने कहा एक काम करते हैं,
तीन पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने का तरीका क्या है कि मैं ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को कोलिनियर दिखाऊं। देखिए, इफ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर कोलिनियर, तो इससे क्या फील होता है, देखिएगा। मान लो ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है, राइट। अभी दोनों पैरेलल हैं तो हम लोग कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स हैं। लेकिन ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है, तो बी पॉइंट कॉमन हुआ। तो बी पॉइंट कॉमन होते ही क्या हो जाएगा, अब ए बी और सी तीनों के तीनों एक लाइन में हो जाएंगे। तो अगर ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स एंड बी पॉइंट इज कॉमन, बी पॉइंट इज कॉमन, राइट है क्या, देन ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमारा बेसिकली मेथड रहेगा कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने का। ठीक है सर, कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने का मेथड रहेगा। ठीक है सर, ओके। अब ए बी वेक्टर क्या है बच्चों, इट इज बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स घटाएंगे तो 2 - 1 1 आई कैप, 6 - 2 प्लस का 4 जे कैप, 3 - 7 माइनस का 4 के कैप। अच्छा, और बी सी वेक्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स घटाने, तो 3 - 2 1 आई कैप, 10 - 6 4 जे कैप, और -1 - 3 माइनस का 4 के कैप। और साफ साफ ए बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स और बी सी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल है कि नहीं है भैया, इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, है ना। सो एज इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर, ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। और फिर हम लोग क्या कहेंगे, एंड बी पॉइंट इज कॉमन, तो ये वाली बात लिख देंगे रिपीट करके। ठीक है, ये वाली बात क्या कर देंगे, रिपीट करके लिख देंगे। ठीक है, देखिएगा जरा बहुत ध्यान से कि भैया ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर एंड बी पॉइंट इज कॉमन। ठीक है, देन वी कैन से व्हाट कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है क्या, राइट है क्या सर, जल्दी जल्दी से बता दीजिए ना, राइट है क्या, जल्दी जल्दी से बताइए सर प्लीज। ऑसम 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 ऑसम, ठीक है मेरे भाई, ऑसम, बहुत बढ़िया। होशियार हो गए हो तुम मेरे साथ रह के, तुम्हें चीजें बहुत तेजी से समझ में आने लगी। ठीक है, ऐसे ही अच्छे लोगों के साथ रहा करो। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये मेरे दिल के बहुत करीब क्वेश्चन है ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, PYQs में इसको घुमा के थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो जब PYQ करेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन यहां पे इसको अटेम्प्ट करते हैं फ्रॉम दी NCERT। ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, कह रहा है इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यानी कि गिवन क्या है बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए दे रखा है, कह रहा है लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन कह रहा लैम्डा ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा इफ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। अब देखिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं मैं आपको, इस तरह की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको डिटर्मिनेंट में भी सिखाई थी कि लैम्डा इंटू ए वेक्टर है ना, और इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड लेना है, मतलब मैग्नीट्यूड लेना है। तो जब मैं लैम्डा को बाहर निकालूंगा ना, तो मुझे लैम्डा का मॉडुलस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो मॉडुलस लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, मतलब इसको याद रखना है आपको, इसको सर आपको याद रखना है। सो जब आप लैम्डा बाहर निकालोगे तो मॉडुलस लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 1 है ना। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको ए दे रखा है, तो यानी कि मॉडुलस लैम्डा इनटू ए बराबर 1। सो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बराबर 1 अपॉन मॉडुलस लैम्डा,
जल्दी बोलो। सो दिस इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है क्या सर? इसी के साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया है गाइस, और हमें फर्दर प्रोसीड करना है क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, विच इज 10.4। बट 10.3 के कॉन्सेप्ट्स यहीं डन करते हैं। ठीक है, ओके। तो कोई कमी रह गई हो, कुछ भी किसी कमी की तरह की, तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डॉट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूंगा। ठीक है, इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा दोनों का, है ना। ये सब बातें मुझे सोच सोच के बोलनी पड़ रही है। बाकी मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सो टिल देन, गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।